सिंघानिया परिवार शहर का जाना माना परिवार था, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। विक्रम मल्होत्रा की दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी सुमेरा और छोटी बेटी कोमोलिका। सुमेरा खूब हट्टी कट्टी और मोटी लड़की थी, जबकि कोमोलिका छरहरी काया वाली सुंदर लड़की थी। दोनों बहनें जवान हो चुकी थीं और अब सिंघानिया परिवार अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता देखने लगा। लेकिन मोटी होने की वजह से कोई भी बड़े घर का लड़का उसे अपनाने से इनकार कर देता। देखिए भाई साहब, माना कि आपकी बेटी बड़े घर की है, लेकिन हम भी कम रईस नहीं हैं। अरे इकलौता बेटा है हमारा, उसके लिए चांद से दुल्हन लाएंगे, कोई गोल मटोल आलू जैसी नहीं। चल बेटा। इसी तरह हर कोई मोटी सुमेरा का रिश्ता ठुकरा कर चला जाता। फिर एक रोज विक्रम अपने ही ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर अपने ऑफिस में नौकरी करने वाले सुपरवाइजर अर्जुन पर जाती है। अर्जुन ऊंचे कद और लंबी कद काठी वाला लड़का था, जो कि दिखने में काफी हैंडसम था। विक्रम किसी तरह अर्जुन को सुमेधा से शादी करने के लिए मना लेता है। कुछ दिनों बाद हैंडसम अर्जुन बारात लेकर आता है, लेकिन शादी में आए उसके दोस्त अर्जुन को छेड़ते हुए कहते हैं, अरे यार अर्जुन है, तूने भी क्या मोटी बहन जी पसंद कर ली यार। वो देख तेरी बीवी की बहन कितनी बोल्ड और सुंदर है, अगर तेरी शादी उससे हो जाती तो बात ही कुछ और होती यार। क्या बात कर रहे हो यार, वो मेरी साली है यार। अरे वाह, फिर तो तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है। अमीर घर की बेटी सुमेरा विदा होकर अपने गरीब ससुराल तो आ गई, लेकिन शादी के बाद से ही अर्जुन के दिमाग में अपने दोस्त की वो बातें घर कर गई। इसलिए अब वो अपनी पत्नी की तुलना उसकी सुंदर छोटी बहन कोमोलिका से करता। शादी के अगले दिन जब सुमेरा साड़ी पहनकर तैयार हुई तो उसने अर्जुन से पूछा, बताओ तो अर्जुन, मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? क्या यार सुमेरा, तुम भी इस 6 मीटर की साड़ी में आखिर कैसे इतनी कंफर्टेबल हो सकती हो? अपनी बहन कोमोलिका को देखो, वो कैसे वेस्टर्न और स्टाइलिश कपड़े पहनती है, और उसने खुद को कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है। सुना है रोज जिम जाती है वो। हाँ जाती तो है, सबके अपने अपने शौक होते हैं अर्जुन। मुझे तरह तरह का खाना बनाकर खाना पसंद है और उसे जिम जाकर पसीना बहाना। अच्छा अब चलो भी, देर हो रही है। ये सुनकर अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसे कोमोलिका से मिलने का बहाना जो मिल गया। वो ऑटो लेकर सुमेरा के साथ उसके मायके पहुंचा, जहां कोमोलिका पसीने से तरबतर होकर जिम से लौटी ही थी, लेकिन उस फिटेड ड्रेस में वो कमाल की लग रही थी। अरे दीदी आ गई आप, मॉम डैड दीदी जीजू आ गए, कोमोलिका बोले जा रही थी, लेकिन अर्जुन तो बस उसको एक नजर ही देखे जा रहा था। वैसे अर्जुन भी उस दिन शर्ट पैंट में कुछ कम हैंडसम नहीं लग रहा था। उसकी कद काठी और गोरा रंग ही ऐसा था कि जो भी लड़की उसे देखती वो देखती रह जाती। कोमोलिका भी मनी मन उसे देखकर सोचने लगी, मेरी इस मोटी बहन की भी क्या किस्मत है, जो भैंस जैसा शरीर होने के बावजूद भी इतना हैंडसम लड़का इसे मिल गया। शाम को वो दोनों घर लौट आए। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक रोज, हेलो दीदी, कैसी हो आप? अच्छा सुनो, मैं कल से कुछ दिनों के लिए आपके पास आ रही हूँ, लेकिन यूं अचानक, सब ठीक तो है ना? हाँ दी, सब ठीक है। वो क्या है ना, माँ अपनी मित्र मंडली के साथ कुछ दिनों के लिए 4 धाम की यात्रा पर जा रही है, और पापा एक बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं यहाँ अकेली ना रहूं। हाँ तो ठीक ही तो कह रहे, तू वहाँ अकेले कैसे रहेगी? अच्छा कोई नहीं, तू आजा। कोमोलिका अगले दिन ही अपना बैग पैक करके आ जाती है। पूरा दिन वो अपनी बातों से सबका मन बहलाती रही। अर्जुन तो बस उसकी बातें ही सुनता रहा। उसे लगा उसके लिए कोमोलिका ही एकदम परफेक्ट थी। फिर वो सभी साथ में खाना खाने बैठे। खाना खाने के बाद कोमोलिका बोली, चलो दीदी अब थोड़ा बाहर टहलने चलते हैं। अब कुछ दिन तक तो मैं जिम जा नहीं पाऊंगी, तो थोड़ा वॉक ही कर लूंगी, नहीं तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो बहुत थक गई हूँ। ऐसा करो तुम अपने जीजू के साथ चली जाओ। ये सुनकर अनुज बहुत खुश हुआ और वो कोमोलिका को अपने साथ वॉक पर ले गया। दोनों टहलते हुए बातें कर रहे थे। जीजू कुछ दिनों में मैं अपने घर चली जाऊंगी, क्या आप मुझे मिस करोगे? मुझे तो लगता है तुम्हारे जाने के बाद मेरी जान ही न निकल जाए। क्या मतलब? सच कह रहा हूँ कोमोलिका, अब तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बिना मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कहीं मैं तुमसे प्यार तो नहीं कर बैठी? क्या, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, हर वक्त बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लग गए। कुछ देर बाद दोनों घर लौट आए, लेकिन अब वो दोनों बस एक दूसरे के करीब रहने का बहाना ढूंढने लगे। दोनों साथ घूमते और घंटों बातें करते रहते। अर्जुन की माँ को ये सब देखकर कुछ ठीक नहीं लगा। उसने सुमेरा से कहा, सुमेरा बहू, मुझे लगता है अब कोमोलिका को अपने घर चले जाना चाहिए। तुम्हें तो कुछ दिखता नहीं, उसे जब देखो वो बस अर्जुन के साथ ही चिपकी रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये अमीर बहन ही तुम्हारी सौतन बन जाए। सुमेरा को अपनी सास की बात सताने लगी। उसी रात सुमेरा की आधी रात को आंख खुली
तो उसने अर्जुन को बिस्तर पर ना पाया। ये अर्जुन कहाँ गए? सुमेरा ने बाहर जाकर देखा तो अर्जुन उसे कहीं नहीं दिखा। तभी उसे छत से किसी के हंसने की आवाज आई। सुमेरा छत की ओर गई तो वहां अर्जुन और कोमोलिका एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर खड़े थे। कोमोलिका, तुम सचमुच बहुत हॉट हो, बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी वो मोटी बहन सिर्फ किचन संभाल सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे इस खूबसूरत फिगर की जरूरत है। क्या कमाल लग रही हो तुम इस हॉट ड्रेस में। अर्जुन, अब तो मैं भी तुमसे अलग नहीं रह पाऊंगी। उन दोनों की बातें सुनकर सुमेरा गुस्से में चिल्लाई और उसने कोमोलिका को जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आई तुझे? अपनी बहन का घर उजाड़ने चली थी। चल निकल जा भी मेरे घर से। कहीं नहीं जाएगी ये, अब से ये हमारे साथ यहीं रहेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? तभी वहाँ सुमेरा की सास भी आ जाती है। ठीक ही तो कह रहा है अर्जुन, कहाँ तुम मोटी सी और कहाँ ये छरहरी कोमोलिका। मुझे भी अपने अर्जुन के लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी, लेकिन पहले मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। सुमेरा, अब से तुम इस घर में केवल मेहमान की तरह रहोगी और कोमोलिका मेरी बहू की तरह। इसलिए अब से ये कोमोलिका ही मेरे घर की बहू की सारी जिम्मेदारियां संभालेगी। बोलो कोमोलिका बेटी, तुम्हें मंजूर है ना? हाँ आंटी, अर्जुन को पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। गायत्री ने उसे सबक सिखाने की ठान ली थी। अगली सुबह गायत्री ने कोमोलिका को सुबह 5 बजे ही उठा दिया। उठ जा कोमोलिका, अब से तू मेरी बहू है। जा, अब जाकर नहा ले, फिर पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता बना दे। नाश्ते में आलू के पराठे, गोभी की सब्जी और रायता बना लेना। तेरी इस मोटी बहन को तो ठीक से कुछ बनाने भी नहीं आता। जाओ मेरी प्यारी बहू। हे भगवान, ये नाश्ता है, ये सारे दिन का खाना। कोमोलिका खाना बनाने लगी। सबको खाना खिलाने के बाद गायत्री कोमोलिका से बोली, अब सबके बर्तन धोकर दोपहर का खाना भी बना लेना, फिर झाड़ू पोछा करके ये कपड़े धो लेना। और हाँ, कपड़े हाथ से धोने पड़ेंगे। हम गरीब है ना, तो हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है। ये कहकर गायत्री वहाँ से चली गई। कोमोलिका खुद से बोली, ये बुढ़िया मेरी कुछ ज्यादा ही परीक्षा ले रही है। एक बार अर्जुन से शादी हो जाए फिर सबक सिखाती हूँ इसे। शादी करते ही अर्जुन को लेकर अपने बड़े घर में चली जाऊंगी। दिन में जैसे ही कोमोलिका सारा काम करके लेटने लगी, तभी गायत्री वहां आ गई। कोमोलिका बहू, ये गेहूं ले जाकर छत पर सुखा दो, और हाँ, फिर साग काट लेना। शाम को सरसों का साग बनाना है। 5 दिन में ही कोमोलिका की हालत खराब हो गई। ना तो उसे अर्जुन से बात करने का समय मिलता और ना ही खुद की देखभाल करने का। हे भगवान, इस अर्जुन के प्यार ने तो महलों की रानी को नौकरानी बनाकर रख दिया। इतना काम तो मैंने कभी अपने घर में भी नहीं किया। अब कोमोलिका को समझ आया कि पत्नी धर्म निभाना बहुत मुश्किल भरा काम है। कोमोलिका, घर के कामों में तुम इतनी उलझ गई हो कि तुम्हें मुझसे बात तक करने की फुर्सत नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो हमारी शादी होने के बाद तो तुम मुझे भूल ही जाओगी। ना बाबा ना, मैं सारी जिंदगी इतनी जिम्मेदारियों के नीचे नहीं दब सकती, और ना ही इस गरीब खाने में रह सकती हूँ। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में गई शादी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपना ये घर और अपनी इस बुढ़िया माँ को छोड़ना होगा। क्या आज तक कभी सुमेरा ने मुझसे ऐसे बात नहीं की, और न ही मेरी माँ को छोड़ने की बात कही। अरे तुम क्या मुझे छोड़ोगी? मैं ही तुम्हें छोड़ता हूँ। तुमसे अच्छी तो मेरी पत्नी सुमेरा है, जिसे मैंने जिस हाल में रखा वो रही, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं की। लेकिन तुमने तो 5 दिन में ही हार मान ली। तुमने अपनी ही बहन की सौतन बनने की कोशिश की है कोमोलिका। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले जो तुम्हें धोखा न दे। मुझे माफ कर दो सुमेरा, मुझसे गलती हो गई। जवानी के जोश में मैं होश खो बैठा था। अब से मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं वादा करता हूँ। कोमोलिका और अर्जुन का प्यार 5 दिन में खत्म हो गया। कोमोलिका वापस अपने बड़े घर में आ गई और अर्जुन सब कुछ भुलाकर अपनी पत्नी सुमेरा के साथ रहने लगा और उसे ढेर सारा प्यार करने लगा। कविता, कविता, आजा। अरे काजल, तुम? हाँ आजा, मैं कॉलेज ही जा रही हूँ। चल आजा, साथ चलते हैं। काजल के बार बार कहने पर कविता उसकी कार में बैठ गई। उस महंगी कार को काजल का ड्राइवर चला रहा था और पीछे काजल और कविता बैठी थी। अरे वाह यार काजल, तेरी गाड़ी तो बहुत शानदार है। हाँ मेरे पापा की है, वो आज फैक्ट्री नहीं गए तो उन्होंने ड्राइवर भैया से कहा कि मुझे कॉलेज छोड़ाए। सही है यार, मैं तो इतनी महंगी कार में पहली बार बैठी हूँ। अरे अब तो बैठते ही रहेंगे, अब तुम मेरी दोस्त बनोगी। काजल और कविता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अभी 4-5 दिन पहले ही उन्होंने एडमिशन लिया था। धीरे धीरे काजल और कविता बहुत अच्छी सहेलियां बन गईं। वैसे काजल बहुत ही अमीर घर से थी। उसके पापा राजीव सिंह कई फैक्ट्रियों के मालिक थे, जबकि कविता बहुत ही साधारण घर से थी।
उसके पिता एक छोटे किसान थे, मगर फिर भी उन्होंने पाई पाई जोड़कर कविता का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में कराया था। काजल की अच्छी बात यह थी कि उसे अपनी अमीरी पर घमंड बिल्कुल नहीं था। फिर एक दिन, कविता जरा सुनना। हाँ क्या हुआ, बता। देखना ये घड़ी कैसी लग रही है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी है। ये मैंने तेरे लिए ली है, जरा पहनकर दिखा। नहीं यार, मैं कैसे इतनी महंगी घड़ी। चुप कर और चुपचाप पहन ले, और ज्यादा मत सोच। जब तेरा मन करे तो मुझे भी दे देना कुछ। पर मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। चल बहानेबाज, अभी मत दे, पर कभी तो दे देना। अच्छा ठीक है। गुजरते वक्त के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। दोनों का ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही बीतता था। और फिर एक दिन, कविता ये लड़का कौन है यार? इससे पहले तो कभी नहीं देखा इसे। कौन? वो हैंडसम? सच में बड़ा कूल दिखता है यार। उनका नाम आकाश है और वो हमारे सीनियर है पगली। तो क्या हुआ? ओए जरा कंट्रोल में। मैंने सुना है कि बड़ा ब्रह्मचारी टाइप लड़का है। कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर फिदा हैं, पर वो किसी को घास नहीं डालता। अच्छा, तो तू देख, अब इसकी तपस्या तो काजल नाम की ये अप्सरा ही भंग करेगी। हट बेशर्म कहीं की। आकाश पर काजल का दिल आ गया था। शुरू में उन दोनों में हाय हलो हुई और फिर धीरे धीरे उनमें प्यार भी हो गया। काजल को उसका प्यार मिला तो कविता बहुत खुश हुई। लेकिन फिर एक दिन, काजल, फाइनल रिजल्ट आते ही मैं यूएस चला जाऊंगा। यूएस? पर क्यों? वहां मेरी प्लेसमेंट हो गई है और जिस कंपनी ने मुझे हायर किया है वो चाहती है कि मैं पहले यूएस में उनके हेडक्वार्टर में 1 साल काम करूं और सीखूं, और फिर वो मुझे इंडिया वापस भेजेंगे। पर मैं 1 साल कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है पगली। अरे तू कब आई? जब तुम दोनों आशिकी फरमा रहे थे। सुन, जाने दे आकाश को। वो वहां नहीं जाएंगे तो जॉब कैसे लेंगे? क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। काजल, बस 1 साल दे दे मुझे, फिर मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। ठीक 1 महीने बाद आकाश काजल से विदा लेकर विदेश चला गया। काजल उसे याद करती और हसीन सपने बुनती, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक काजल ने कॉलेज आना बंद कर दिया। उसका फोन भी बंद आ रहा था। कविता को उसकी चिंता होने लगी तो एक दिन वो काजल के घर ही पहुंच गई। वहां उसका सामना काजल के पिता राजीव सिंह से हुआ। कौन हो तुम और क्या चाहिए? जी मैं वो काजल की दोस्त हूँ। उसे कुछ नोट्स देने आई थी। नोट्स? उनकी कोई जरूरत नहीं है, अब हो गई काजल की पढ़ाई। पर अभी कैसे? अभी तो लास्ट सेमेस्टर बाकी है ना अंकल। कह दिया ना तो कह दिया, चली जाओ यहां से और दोबारा कभी मत आना। कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उदास होकर वहां से जाने लगी, लेकिन घर के बाहर निकलते ही उसकी तरफ एक कागज की बॉल गिरी। कविता ने उस कागज को खोलकर देखा तो लिखावट काजल की थी। मुझे बचा ली कविता, प्लीज। कविता को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन उस वक्त वो चुपचाप वहां से चली गई। फिर अगले दिन एक औरत घूंघट ओढ़े और हाथ में झाड़ू लिए काजल के घर में दाखिल हुई। किसी ने उसे अंदर आने से नहीं रोका। असल में घूंघट के अंदर कविता थी, जो काजल के घर में काम करने वाली बाई बनकर आई थी। घर में आते ही उसने काजल को ढूंढना शुरू कर दिया और जैसे तैसे वो काजल के कमरे तक पहुंची गई। लेकिन कमरे का नजारा देखकर कविता हैरान रह गई। काजल का मुंह और हाथ पैर बंधे हुए थे। काजल, ये सब क्या है? किसने किया ये? कविता तू आ गई, भगवान का शुक्र है। कविता, मेरे पापा ने मेरा सौदा कर दिया है। तू तो जानती है ना कि मैं और आकाश एक दूसरे से कितना प्यार करते, पर मेरे पापा अपने बिजनेस पार्टनर से मेरी शादी कराना चाहते हैं। वो 55 साल का बुढ़ा है। उसने अपनी पहली पत्नी को मार दिया था और वो मुझे भी मार देगा। हैं? पर तेरे पापा वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे साथ? उन्होंने उस बुढ़े से बहुत बड़ा लोन लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए, और पैसों के बदले अब वो मुझे सौंपने वाले उस बुढ़े को। इतना कहकर काजल फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कविता तैयार थी अपनी सहेली को इस मुसीबत से निकालने के लिए। उसने तुरंत दिमाग दौड़ाया और अपनी साड़ी उतारकर काजल को पहना दी और खुद काजल के कपड़े पहनकर उसकी जगह बैठ गई। फिर कविता की जगह काजल आराम से घर से बाहर निकल गई। फिर कुछ देर के बाद
कौन है? अरे कमिश्नर साहब, आप यहाँ? क्या हुआ? क्या बात है? मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। पर तलाशी क्यों? क्योंकि मुझे खबर मिली है कि आपने यहाँ किसी लड़की को कैद करके रखा है। इतना कहकर पुलिस कमिश्नर के साथ आए पुलिस वालों ने घर की तलाशी शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में कविता उनके साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। असल में राजीव को जैसे ही कविता और काजल के प्लान का पता चला तो उसने कविता को ही अपने गुस्से का शिकार बनाया और उसके साथ मारपीट की। लेकिन अब वो अपना किया भुगतने वाला था। पुलिस ने फौरन राजीव को गिरफ्तार कर लिया। उधर आकाश को जैसे ही इन सब की खबर मिली तो वो भागा भागा यूएस से इंडिया आ गया और फिर कविता ने एक मंदिर में आकाश और काजल की शादी कराई। थैंक यू कविता, अगर तुम ना होती तो। अरे ऐसे कैसे नहीं होती मैं? मेरी सहेली को जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी। इतना कहकर कविता ने काजल को गले से लगा लिया और काजल बस यही सोच रही थी कि जो तोहफा कविता ने उसे दिया है क्या वो कभी उसकी बराबरी कर पाएगी।